दोस्तों, अगर आप ईज माई ट्रिप स्टॉक के शेयर होल्डर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, राइट्स इशू ऑफ शेयर में किसको क्या मिलेगा। ईज माई ट्रिप ने अनाउंस किया है 500 करोड़ का वैल्यू का राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स को क्या कुछ करना पड़ेगा इसके लिए या ऑटोमेटिकली शेयर्स मिल जाएंगे, और इन केस अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का तो क्या वो राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं। तो डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो यहाँ पर ईज माई ट्रिप ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका तो पहले बिजनेस जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि जो इनका 500 करोड़ की वैल्यू का राइट्स इशू है उसका मतलब क्या है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितने डिस्काउंट पे मिलता है राइट्स इशू ऑफ स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने पर, और क्या ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाते हैं या हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जाने तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट ईज माई ट्रिप, ये कार रेंटल्स के साथ ही साथ बस बुकिंग्स, ट्रेन बुकिंग्स, क्रूज पैकेजेस, हॉलीडे पैकेजेस, होटल बुकिंग्स, एयरलाइन टिकट बुकिंग्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें इनके लेटेस्ट क्वार्टर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ऑपरेशन से करीब करीब 152 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं एंड एडजस्टेड इनकम इनका करीब करीब 178 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं पे जो बुकिंग से रेवेन्यू आ रहे हैं करीब करीब 2138 करोड़ रुपए के आसपास है। अब सुनने में ये बहुत ही फैंसी नंबर्स लगेंगे, 2138 करोड़, 178 करोड़, 152 करोड़। जब हम देखेंगे इनके सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड तब हमें समझ में आएगा कि क्या कंपनी वाकई में ईयर ऑन ईयर सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कर रही है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम इनके अप्रूवल ऑफ राइट्स इशू के बारे में सर्कुलर को देखें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 500 करोड़ वैल्यू के राइट्स इशू ऑफ शेयर्स ये लेकर आए हैं। इसका अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मिल चुका है, ये पास ऑन किया जाएगा सेबी को एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकेंगे राइट्स इशू ऑफ शेयर्स में। अब राइट्स इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, क्या अगर कोई शेयर होल्डर नहीं है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इस तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के जवाब आपको मिलेंगे आगे वीडियो में। पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि ईज माई ट्रिप एज अ कंपनी, एज अ स्टॉक, इसका ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या कहता है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली कंपनियां क्या करती हैं कि बोनस शेयर दे देती हैं या स्टॉक स्प्लिट कर देती हैं या राइट्स इशू ऑफ शेयर्स लाती रहती हैं, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं से कम दिखते हैं, लेकिन कम दिखने के साथ ही साथ फंडामेंटल्स हम नहीं समझ पाते और हम ये लगता है हमें कि सिंस प्राइस कम है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 0.63% है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि 1-2 साल 3 साल तक इन्होंने डिविडेंड दिया था। अब कंपनी जो है रिसेंटली इसने लॉस में किया। अपने सेक्टर में एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, हालांकि इस बार इन्होंने लॉस जनरेट किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, 0.04 के आसपास है। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे मात्र 3 का है। तो जनरली 9 का पेट्रोस की स्कोर होता है, 9 के ऊपर नहीं होता है। 9 पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स जिनको कि जज किया जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, और वहाँ पे 9 पे इसको मात्र 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ओवरऑल जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कंपनी का नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ठीक, कंपनी ने इससे पहले बोनस शेयर अनाउंस कर रखा है 3 बार। 2022 में इन्होंने 2 बार बोनस शेयर अनाउंस किया था। 2022 में जनवरी में 1:1 के रेशियो का और नवंबर में 3:1 की रेशियो का। अब मान लीजिए किसी के पास यहाँ पे 100 शेयर्स होते तो इस बोनस की वजह से 200 शेयर्स हो चुके होते, इसकी वजह से यहाँ पे सीधे सीधे प्लस 600 यानी कि 800 शेयर्स हो चुके होते, और इसकी वजह से यहाँ पे 1600 शेयर्स हो चुके होते। अब 1600 शेयर्स, 100 शेयर्स पे 1600 शेयर्स, लेकिन प्राइस भी उसी रेशियो में एडजस्ट हो जाते। तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस कंपनी का 100 रुपये था, तो बोनस शेयर के बाद सीधे 50 रुपये हो गया, यहाँ पे सीधे सीधे 12 रुपये हो गया, और इसकी वजह से सीधे सीधे 6 रुपये हो गया। तो कंपनी में जब भी बोनस शेयर इशू होता है तो स्टॉक प्राइसेस भी उसी रेशियो में रिड्यूस होते हैं, और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसी रेशियो में शेयर प्राइसेस एडजस्ट हो जाते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे अक्टूबर 2022 में
फेस वैल्यू का स्प्लिट भी किया था इन्होंने, तो 1:2 की रेशियो में स्प्लिट किया था। जो पुरानी वैल्यू 2 की थी वो अब 1 की हो चुकी है, तो ऐसे में शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 2 हो गया होगा उस समय, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शेयर प्राइस हमें देखने में कम लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो शेयर प्राइस ज़्यादा होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात हमें ये कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखना होता है जब भी हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे होते हैं कंपनियों की, ठीक है। तो प्राइस से हमें जो दिख रहा है वो पता चलता है, एंड जब हम अंदर डीप डाइव करते हैं तो वहाँ पे हमें वो पता चलता है जो कि नहीं दिख रहा होता है बल्कि होता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो प्राइस ही सब कुछ नहीं होता है, ये बात हमें सोच समझ के चलनी चाहिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं कंपनी के, एंड साथ ही साथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप देखिए मार्च 2023 में 117 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, दिसंबर 2024 में मात्र 151 करोड़ का, तो वो ग्रोथ नहीं दिखी इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल थी 2023 में, और उसके बाद 2024 में यहाँ पे मार्च 2024 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लॉस मेकिंग की, लेकिन उसके बाद फिर से दिसंबर 2024 में करीब करीब 34 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट किया। तो मैंने आपको बोला था राइट, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन रीसेंट डाटा में कहीं ना कहीं से इसने लॉस जनरेट किया। आप देखिए 2020 में 141 करोड़ का सेल्स था, 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2021 में 138 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल सेल्स था, 61 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट। 2024 में करीब करीब 600 करोड़ का सेल्स था और 103 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जो मार्च 2026 का डाटा आया है, हालांकि 536 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का लॉस हो चुका है 48 करोड़ का। अब लॉस क्यों हुआ ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो एक्सपेंसेस सेक्शन है राइट, यहाँ पर 77% ये जो पर्टिकुलर अदर कॉस्ट है ये क्या है, ये हमें समझने की जरूरत हो जाती है। अभी इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, बट कहाँ पे कंपनी ने खर्चे किए हैं ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे जनरली कंपनियां R&D पे खर्चे करती है या मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चे करती है, मटेरियल की कॉस्ट पे खर्चे करती है, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट, किसी तरह का रॉ मटेरियल तो नहीं चाहिए होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं चाहिए होता है। ऐसे में एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा जनरली ऐसी कंपनियों के पास दूसरे कॉस्ट नहीं दिखते हैं, दूसरे एक्सपेंसेस नहीं दिखते हैं। तो ये जो अदर कॉस्ट है ये क्या है, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग यहाँ पे पता करिए और बताइए कि एक्सपेंसेस कहाँ पे हुए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू देखें मिलियंस में, तो 2018 में करीब करीब 19,450 मिलियन के आसपास था, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे हो चुका है करीब करीब 86,916 मिलियन के आसपास। इसी के साथ ही साथ होटल नाइट्स बुक यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 9.4 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम रजिस्टर्ड कस्टमर्स की बात करें तो करीब करीब 50 लाख थे 2018 में, और यहाँ पे देखिए तो ऑलरेडी 3 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं ओवरऑल यहाँ पे कस्टमर्स इस पर्टिकुलर कंपनी के, ठीक है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें जून 2023 में करीब 71% के आसपास थे, 23% यहाँ पे पब्लिक थी, और यहाँ पे 4-5% के आसपास FIs एंड DIs भी थे। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ 2023 के बाद से, धीरे धीरे यहाँ पे प्रमोटर्स कम होने लगे, और प्रमोटर्स इतने कम हो चुके हैं कि मात्र 47% के आसपास प्रमोटर्स बचे हैं, 48-49% पब्लिक हो गई है, और यहाँ पे मात्र 3-3.5% के आसपास बचे हैं FIs एंड DIs। तो क्या ऐसा हुआ पिछले 2-3-4 सालों में कि FIs एंड DIs भी धीरे धीरे निकल रहे हैं और प्रमोटर्स भी यहाँ पे निकल रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग भी कर रखी है। तो इतनी सारी नेगेटिव बातें होने के साथ अगर कंपनी राइट्स इशू लेके आती है तो हमारे लिए सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ऐसे राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि राइट्स इशू में होता क्या है। सो बेसिकली राइट्स इशू में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कंपनी मौका देती है टू बाई मोर शेयर्स एट ए डिस्काउंट रेट। मान लीजिए शेयर प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, C1 एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कुछ सर्टेन रेशियो में कुछ शेयर्स RE शेयर्स दे देगी। यहाँ पे मान लीजिए E1 RE आ जाता है, ये राइट्स इशू शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और इनका कुछ सर्टेन प्राइस रहेगा। मान लीजिए इसका प्राइस है 6 रुपये का, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि मैं आपको 90-95 रुपये पे एक्स्ट्रा शेयर्स बाई करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ इन RE शेयर्स को एक्सरसाइज करते हुए। यानी कि आपके पास RE शेयर्स डीमैट में हैं
और आप इन शेयर्स के साथ एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद सकते हो 5 रुपए के डिस्काउंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर, EI एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो हमारे को RE शेयर्स मिले हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद सकता हूँ एट अ डिस्काउंट रेट, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट रेट पे मैं एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है कि जो मुझे ये 6 रुपए की वैल्यू के RE शेयर्स मिले हैं, राइट, ये मैं बेच सकता हूँ मार्केट में। तो होता क्या है कि जब भी आपको RE शेयर्स मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को RE शेयर्स जब मिलते हैं तो एक सर्टेन विंडो होती है, एक सर्टेन टाइमलाइन होती है जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए एक सर्टेन डेट के बीच में कि 10-15 दिनों के लिए इनकी ट्रेडिंग होगी, तो बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट भी होते हैं। तो इनके प्राइसेस 6 से 10 रुपए भी जा सकते हैं, 6 से 4-3 रुपए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर लगता है कि चलो मैं RE शेयर्स को बेच देता हूँ, मान लीजिए 100 शेयर्स मेरे पास थे और 100 RE शेयर्स मुझे मिले हैं, राइट, तो यहाँ पे 600 रुपये मुझे मिल जाएंगे इसको सेल करके मार्केट में। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं कुछ ना करूं। तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो ये डिविडेंड की तरह मुझे नहीं मिलेंगे। ये जो RE शेयर्स मुझे मिले हैं 6 रुपए के, ये लैप्स हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग टाइमलाइन। जो ट्रेडिंग विंडो हमें मिली रहेगी उसके बीच में अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, यानी कि इसको या तो सेल नहीं करता हूँ या तो मैं जो बिडिंग करके अप्लाई नहीं करता हूँ एक्स्ट्रा शेयर्स बाय करने के लिए, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये लैप्स हो जाएंगे। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं मोटा मोटी, या तो मुझे एक्सरसाइज करके एक्स्ट्रा शेयर्स बाय करने, या मुझे सेल कर देने हैं इसको मार्केट में, या कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो उनके लिए एक तरह से लॉस मेकिंग डील होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, E2, ठीक है, अब वो क्या कर सकता है, वो अगर राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहे, डिस्काउंट रेट पे अगर बाई करना चाहे शेयर्स ईज माई ट्रिप की या किसी और कंपनी के, तो वो मार्केट में जब ये RE शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं तो वहाँ से खरीद सकता है। तो इसने बाई किया, मान लीजिए यहाँ पे 50 शेयर इसने बाई किया, तो 50 RE शेयर्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है डिस्काउंट रेट पर मार्केट में। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है जो कि ईज माई ट्रिप के केस में अभी नहीं अनाउंस हुई है। तो उस रिकॉर्ड डेट के पहले पहले जिनके पास शेयर्स रहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राइट्स इशू ऑफ स्टॉक में। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक सर्टेन रेशियो भी दिया जाता है राइट्स इशू के लिए। मान लीजिए 1:10 की रेशियो का इशू दिया गया, तो ऐसे में 10 शेयर्स जिनके पास रहेंगे वो एक राइट्स शेयर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट चेक करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अप्रूवल आया है, अभी किसी तरह का रिकॉर्ड डेट एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट राइट्स इशू के ओवरऑल रेशियो के बारे में नहीं आया है। ठीक है, राइट्स इशू के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो कंपनी राइट्स इशू लेकर आ रही है वो जो फंड्स मिलेंगे उसको, उस फंड्स का क्या करने वाली है, क्या पाइपलाइन में उनके पास प्लान है, ये हमें जरूर से जरूर चेक करना चाहिए। और हमेशा फंडामेंटल्स देखकर और बिजनेस देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो जब भी ईज माई ट्रिप का ओवरऑल राइट्स इशू का रिकॉर्ड डेट एंड रेशियो आता है तो मैं आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसके बारे में। क्या आप ईज माई ट्रिप का शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्या आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जनरली राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, मेरे को जो RE शेयर्स मिलते हैं उसको मैं खुशी खुशी मार्केट में निकाल देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए एंड हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।